आफ्टरनून। जब भी मेरा आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अच्छा इस तरह है कि जो हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन स्टार्ट की थी, तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है तो मैं उसका कुछ हाफ पार्ट ही जो है तो वो अपलोड कर सका हूँ। तो अब मुझे जो है तो मैं दूसरा पार्ट, उसका जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये आप कंसिडर कीजिएगा कि ये एक ही पार्ट है। तो अब जो हम लोगों ने टॉपिक कल पढ़ लिए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास वगैरह, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, और कुछ बेसिक्स डिफिनेशन हम लोग कर चुके थे। अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के हवाले से स्टडी करने के लिए। मॉलिक्यूलर मास बेसिकली क्या है? आप क्या कीजिए, सम कह रहे हैं किसको? एटॉमिक मासेस को। किसके एटॉमिक मासेस को? किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को आप सम कर लें, और उसका जो मजमूई तौर पे जो आंसर निकलेगा वही आपके पास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर वाटर को देख लीजिए, अब वाटर के अंदर मेरे पास दो एटम्स हैं, एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम है और एक मेरे पास ऑक्सीजन एटम है। अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के एतबार से, मैं नंबर के एतबार से नहीं कह रहा, कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर के एतबार से, नेचर के एतबार से यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर वैसे होता है 1.008 AMU, लेकिन मैं आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं सिर्फ लिखूंगा 1। तो मेरे पास हाइड्रोजन का मास है, वो है मेरे पास 1 AMU, और मेरे पास एक ऑक्सीजन का जो मास है वो है मेरे पास 16 AMU। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने एटम्स है? तादाद के एतबार से हाइड्रोजन की तादाद है 2, तो मैं क्या करूंगा, 2 × 1, तो मेरे पास आ जाएगा 2 AMU। और मेरे पास ऑक्सीजन कितने तादाद के एतबार से? मेरे पास एक है, तो 16 × 1 विच इज इक्वल टू 16 AMU। अब एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन क्या थी? आपने सम करना है, किसको सम करना है? एटॉमिक मासेस को। मेरे पास कितने एटम थे? हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम। मैंने उनका मास निकाल लिया है इन दोनों का मजमूई तौर पे। अब मैंने इनको जमा कर देना है। 2 AMU प्लस 16 AMU इज इक्वल टू 18 AMU। इसका मतलब यह है कि मेरे पास वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हो तो उस एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18 AMU। ये है मेरे पास मॉलिक्यूलर मास की डिफिनेशन, जो आपने याद रख लेनी है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इस तरह आप एग्जांपल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फार्मूला मास की तरफ। अब आप क्या करें, याद रखिएगा, पहले ये चीज समझ लीजिए ताकि फिर आपको आसानी हो। फार्मूला मास बेसिकली क्या होता है? फार्मूला मास किसी आयनिक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। अब सर, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? आप क्या कीजिए, मेटल को ढूंढिए। मेटल वाले कौन से हैं, मतलब मेटल के ग्रुप कौन कौन से हैं? सोडियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांशियम है, और बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है। अच्छा, ये हमारे पास मेटल्स है, मैं बाकी का अभी नाम नहीं ले रहा। आप किसी मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ देखेंगे। अब आपको पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह जब पढ़ाऊंगा तो पीरियोडिक टेबल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे हम मेटल्स को भी देखते हैं, नॉन मेटल्स को भी देखते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं। फिर अच्छा, अब जब आप देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में बांड बनाते हैं, तो वो जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? उन कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अब जैसे नॉन मेटल्स में हमारे पास आ सकता है ऑक्सीजन, आ सकता है क्लोरीन, आ सकता है फ्लोरीन, आ सकता है नाइट्रोजन, आ सकता है कार्बन, आ सकता है, मुख्तलिफ हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर NaCl, सोडियम हमारे पास एक मेटल है, क्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल है। दोनों का आपस में मिलना हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है, कौन सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को, उसके मास को मेजर करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहते हैं फार्मूला मास। सिमिलरली हमारे पास है MgCl2, KCl, ठीक हो गया, MgBr, ठीक हो गया, ब्रोमीन वगैरह, ये मुख्तलिफ MgBr2, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब देख लीजिए, NaCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, MgCl, Mg हमारे पास मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है,
और क्लोरीन हमारे पास 7th ग्रुप से बिलोंग करता है। जब इंशाल्लाह एक टाइम आएगा आपको ये चीजें तमाम मैं एक्सप्लेन करूंगा। KCl है, MgBr2 है। अब ये हमारे पास फार्मूला मास है। अब फार्मूला मास इस इनके या यानी कंपाउंड्स है, और इनके लिए अगर इनका हम लोगों ने मास मालूम करना है तो उसके लिए जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है फार्मूला मास। फार्मूला मास कैसे हम लोग मेजर करते हैं कि हम लोग कहेंगे सम करेंगे। किसको सम करेंगे? एटॉमिक मासेस को। किन के एटॉमिक मासेस को? किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम लोग जब सम कर देते हैं उससे हम लोग हमारे पास बन जाता है फार्मूला मास। जैसे कि मुझसे कहा जाए कि फार्मूला मास ऑफ NaCl कितना होगा, तो एक सोडियम है तो एक सोडियम का होता है 23 AMU प्लस एक क्लोरीन 35.5 AMU। तो ये मेरे पास कुल मिला के बनता है 58.5 AMU। तो ये मेरे पास है फार्मूला मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये आपने बुनियादी तौर पे कुछ बातें याद रख लेनी है, और किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको वो चीजें सिखा दी हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप लोग इनको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है केमिकल स्पीशीज। अब केमिकल स्पीशीज क्या होते हैं? केमिकल स्पीशीज से मुराद ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एक एटम हो और उस एटम में आप कोई भी एटम ले लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोई भी आप एटम ले लीजिए। उस एटम के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास शेल या ऑर्बिट में पाए जाते हैं। लेकिन नेचुरली कोई एटम हो और वो एटम के अंदर अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या होती है, वो होती है बराबर। इसका मतलब ये है, और आप अगर इसी सीरीज में, जो वन शॉट रिवीजन की सीरीज में आप पीछे जाके देखोगे तो जब मैंने एटॉमिक नंबर की डिफिनेशन के पॉइंट को एक्सप्लेन किया था तो वहां मैंने पॉइंट ये बताया था कि हम लोग एटॉमिक नंबर किसी न्यूट्रल एटम के बारे में देते हैं, किसी आयन के बारे में नहीं देते। अब ये जो बात मैं लेके जा रहा हूं ये बेसिकली आयन की तरफ ही बात लेके जा रहा हूं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद एक किसी एटम में बराबर होती है। हर एटम आप नेचुरली देखोगे तो उसमें बराबर होती है, लेकिन इसलिए एटम को हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रल होता है। लेकिन अब मैं उसके न्यूक्लियस से प्रोटॉन को तो नहीं निकाल सकता। ये नहीं है कि निकाल नहीं सकता, निकाला जा सकता है, लेकिन ये इजी मेथड नहीं है। जो सबसे आसान है वो ये है कि हम लोग किसी एटम के शेल से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालें या उसके शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालें। तो याद रखें कि अगर हम लोग क्या करें, किसी भी एटम के शेल से दो फंक्शन करें, या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करें या फिर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। ये दोनों चीजें, ये दोनों कंडीशंस उस एटम को अनस्टेबल करेंगी और एक नई स्पीशीज को क्रिएट करेंगी। उस स्पीशी का नाम होगा आयन। इसका मतलब यह है कि आयन की फिर डिफिनेशन क्या बनती है कि जब कभी भी कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड होने से या इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से वो जो नई शक्ल इख्तियार करता है, उस शक्ल का नाम है हमारे पास आयन। अब आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास कैट आयन होता है और एक होता है हमारे पास एन आयन होता है। अब कैट आयन का मतलब यह है कि किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और एन आयन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को बेसिकली गेन किया है। अब कैट आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, एन आयन का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और वो कैट आयन बन रहा है तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो जब कोई चीज नेगेटिव दूर हो जाए तो वहां पे जो चार्ज प्रोमिनेंट हो जाएगा वो होगा पॉजिटिव। मिसाल के तौर पर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पे जो चार्ज आ जाता है वो होता है +1। अब +1 का मतलब ये है कि इस सोडियम के एटम ने क्या किया है, ये सोडियम का एटम जो है तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है। सिमिलरली मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब ये Mg+2 बनता है और +2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है तो हमारे पास मैग्नीशियम बेसिकली क्या होता है, +2 चार्ज इस पे क्यों आता है, क्योंकि मैग्नीशियम ने बेसिकली क्या किया होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बेसिकली लॉस किया होता है। तो ये हमारे पास है कैटायन को बनाने का तरीका। कैटायन कैसे बनता है कि आपको ये कहा जाए कि कैटायन बनाए तो कैटायन के लिए आपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाना है और उस एटम पे चार्ज को पॉजिटिव कर देना है। जितने इलेक्ट्रॉन आपने लॉस करवाए हैं उतना ही चार्ज आप उस पर पॉजिटिव करोगे।
अब आ जाते हैं एनाइन की तरफ। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करे, मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन अगर अगर क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, गेन कर ले, तो वो हमारे पास बन जाता है Cl-1। अब ये हमारे पास बन जाता है क्लोराइड आयन। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरीन ने -1 का मतलब क्या है कि क्लोरीन के एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब ये बात आपने याद रख लेनी है। तो जिस पे आपको नेगेटिव चार्ज नजर आए तो वो हमारे पास एन आयन होगा, जिस पे आपको पॉजिटिव चार्ज नजर आए वो हमारे पास कैट आयन कहलाएगा। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आ जाता है मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। अब जिस तरह कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता था आयन। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई साइनाइड ग्रुप वगैरह हो, अच्छा CH4 हो, मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स आगे दूंगा। कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास क्या करे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बेसिकली बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। बस ये आपने बुनियादी बात याद रख लेनी है। आपको एक मॉलिक्यूल नजर आएगा, एक एटम नजर नहीं आएगा। मॉलिक्यूल की तारीफ क्या है, मॉलिक्यूल की एक तारीफ ये है कि उसमें मोर देन 1 एटम्स होते हैं, एक बात। दूसरी बात, वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल का टाइम आएगा तो वहां मैं इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतनी बात याद रख लेनी है कि अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो हमारे पास बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन। मिसाल के तौर पर हमारे पास है साइनाइड। अब उस पर आप देखोगे Cn-1 लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूलर आयन बन चुका है। लेकिन ये मॉलिक्यूल का कौन सा आयन बना है, ये मॉलिक्यूलर एन आयन है, क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो है नेगेटिव है। सिमिलरली CH4+ है। अब ये है हमारे पास मीथेन, CH4 मीथेन है। मीथेन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो हाँ, ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर कैटायन है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल की डिफिनेशन आपने याद रख लेनी है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करे या वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर आयन। सिमिलरली N2 पे चार्ज आ जाए, नेगेटिव आ जाए, N2 पे चार्ज आ जाए पॉजिटिव नाइट्रोजन पे, ठीक हो गया, या पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होता है कि जब किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, सिर्फ इतनी सी बात याद रख लेनी है, और एंड पेयर्स नो चार्ज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं हो। अगर चार्ज हो गया तो फिर तो जाहिर बात है वो आयन बन जाएगा। चार्ज ना हो तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। ये आपने बुनियादी बात याद रख लेनी है। आयन में और फ्री रेडिकल में ये एक फर्क ये है कि आयन में चार्ज मौजूद होता है, उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। फ्री रेडिकल के केस में उसमें कोई चार्ज नहीं होता। मान लीजिए हाइड्रोजन कुछ इस तरह आपको दिख रहा होगा, क्लोरीन आपको कुछ इस तरह दिख रहा होगा। ये आपको कुछ डिफरेंस पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए। एक बात मैं दोबारा बता रहा हूं कि आयन पे चार्ज होता है, फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड से मुराद ये है कि यहां पे जोड़ा मुकम्मल नहीं होगा, यानी कि जोड़े से मुराद क्या है, 2। आप जब इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री रेडिकल के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे ना, आपको कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट नजर आएगा कि जहां पे वहां पे जोड़ा मुकम्मल नहीं होगा, यानी कि 2 का 1 का पेयर नहीं होगा। कैसे, मिसाल के तौर पर यहां पे अगर आप गौर से देखो तो यहां पे 2 भी है, यहां पे भी 2 है, यहां पे 2 है, लेकिन यहां पे आपको कितने नजर आ रहे, 1। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे भी आपको नजर आएगा हाइड्रोजन के केस में, तो यहां पे भी आपको 1 नजर आएगा, यानी कि ये पेयर नहीं है, ये मुकम्मल नहीं है। ये एक फ्री रेडिकल का अनदर डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर जो आयन के केस में अगर आप याद रखो तो आयन के केस में आपको पेयर ही मिलता है। आप उठा के पढ़ लीजिए, आपके पास जो सोडियम आयन होगा, तो सोडियम आयन के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को देखोगे तो आपको सोडियम आयन की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 को अगर आप 5 के पेयर में अरेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्लोराइड -1 को आप जरा गौर से देखिएगा, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जरा 18 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप देखो तो आप उसको 9 के पेयर में जोड़ सकते हो। तो फ्री रेडिकल में
एक डिफरेंस एक और आ गया, वो ये होता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन यहां पे आपको पेयर्ड की फॉर्म में, आयन की सूरत में आपको क्या मिलते हैं, पेयर्ड की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये आपने कुछ डिफरेंस जो है तो वो याद रख लेना है। एक कौन सा डिफरेंस था, मैं इसको नोट कर लेता हूं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि आयन पे चार्ज होता है जबकि फ्री रेडिकल चार्ज लेस होता है। दूसरा, इसमें आयन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपके पास दो बुनियादी डिफरेंसेस अगर आपने याद रखना हो आयन और फ्री रेडिकल में। अगर आपसे डिफरेंस पूछे और ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है कि आयन और फ्री रेडिकल में डिफरेंस बताएं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे, हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो है तो अभी हम लोग करेंगे को। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आ जाता है एवोगाड्रो नंबर एंड मोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो नंबर क्या है बेसिकली? बेसिकली 1 mole of any substance contain a particle number, और उस पार्टिकल्स के नंबर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर्स कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या है बेसिकली? आप 1 मोल ऑफ कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसमें जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होगी उनकी तादाद को हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, उनको हम लोग कहेंगे एवोगाड्रो नंबर। और वो तादाद होगी कितनी? उस तादाद के बारे में होगा हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स हमारे पास एटम भी हो सकता है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और ये हमारे पास फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, यानी कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इससे मुराद क्या है मेरा? मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिए, और एक हाइड्रोजन एटम का 1 मोल होगा तो उसमें हमेशा याद रखना है 1 ग्राम होता है मास। एक बात, इस 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कितने नंबर, दोबारा बता रहा हूं, कितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे कि जिन्होंने बेसिकली इस 1 ग्राम को बनाया होगा, इस 1 ग्राम के मास को कंप्लीट किया होगा। तो वो है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसका मास है हमारे पास 1 ग्राम, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? इतने पार्टिकल्स होंगे। एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स होते हैं। ये एवोगाड्रो नंबर का कंसेप्ट है। इसके बारे में मैंने मजीद जो है तो एवोगाड्रो नंबर एंड मोल के उसमें बयान किया हुआ है। यहां मेरा जो बुनियादी कंसेप्ट समझाना था वो ये था कि अगर आपसे कहा जाए कि 1 मोल है, मान लीजिए, अब मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे कहा जाए कि मोल ऑफ सल्फर एटम, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फर एटम हो तो फिर अब उसको मैं कैसे आप लोग देखेंगे, तो याद रख लेना है कि 1 मोल ऑफ सल्फर एटम कंटेन 32 ग्राम, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल। वो कितनी तादाद होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। ये आपने बुनियादी बातें याद रख लेनी है। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है एवोगाड्रो नंबर के हवाले से। अच्छा, और 1 मोल का मास अगर आपने कैलकुलेट किया तो पता है उसको क्या कहेंगे? उस टर्म को हम लोग कहते हैं मोलर मास। यानी कि एक सोडियम एटम है, सोडियम के एटम के 1 मोल का मास कितना है? वो है हमारे पास 23 ग्राम। कैसे मुझे पता चला? तो बहुत सिंपल सा है, सोडियम का मोलर मास नंबर क्या है? 23, उसके आगे लिख लीजिए ग्राम, यही हमारे पास मोलर मास है। बस ये बुनियादी बात आपने याद रख लेनी है एवोगाड्रो नंबर के बारे में और मोल के बारे में। ये आपने बुनियादी बात याद रख लेनी है। अब मोल की डिफिनेशन फिर कैसे की जाती है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इसी को तो 1 मोल कहते हैं।
आप किसी एटम की एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करो, किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, और किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 1 मोल बन जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एटॉमिक मास मुझसे पूछा जाए, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यानी कि अगर मेरे पास कार्बन का एक एटम हो तो उस एटम का एक मास क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो है हमारे पास 12 AMU। अब इसी को देखिएगा, लफ्ज को देखिएगा, लफ्ज क्या पूछ रहा है वो। अब मुझे कहा जाए ग्राम एटॉमिक मास, यानी उसने क्या किया, एटॉमिक मास से पहले एक प्रीफिक्स यूज कर दिया ग्राम लफ्ज, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो अब आप 12 AMU नहीं लिखोगे, अब उसने पूछा है ग्राम में, तो ग्राम में आपके पास आ जाएगा 12 ग्राम, और इसी 12 ग्राम को आप लोग लिखोगे 1 मोल। ये बुनियादी बात याद रख लेनी है। अगर अब मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, आप क्या करो, एक एटम लिखो, जैसे कार्बन है, या मैं लिख लूं नाइट्रोजन है, या मैं लिख लूं ऑक्सीजन है। आप उसके मास नंबर को देखो, मास नंबर यहां पे कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है 14, और ऑक्सीजन का है 16। अगर आपको कोई कहे 12 AMU, इसका मतलब ये है वो आपसे कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप कहोगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU। यानी कि अगर आप मास नंबर, ये मास नंबर ही था ना कि जिसके साथ आपने AMU लगाया, तो वो आपके पास एटॉमिक मास बन गया। अब इसी 12 के साथ अगर आप लिख लो 12 ग्राम, तो आपको पता है वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, बेसिकली 1 मोल होता है। तो आपने क्या किया, ग्राम एटॉमिक मास लिख लिया, यानी ये 12 ग्राम बेसिकली किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 मोल के। सिमिलरली ऑक्सीजन, अगर ये 14 के आगे मैं लिख लूं AMU, तो ये मेरे पास बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन अगर मैं लिख लूं 14 ग्राम, तो ये मेरे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। सिमिलरली 16 AMU, ये मेरे पास है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं इसके साथ लिख लूं ग्राम, कैसे लिख लूं 16 ग्राम, तो ये मेरे पास बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 मोल के बराबर आ जाएगी। ये है मेरे पास ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास का कंसेप्ट जो आपने समझना है। अब अगर ये चीजें आपको क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ बुनियादी बातें मैं कर लूं, फिर आपको कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सिमिलरली अगर मुझे कहा जाए मॉलिक्यूलर मास, और मुझे कहा जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अब इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब यह है कि आप उस एटम, यानी कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के मास को सम कर दो, तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास बनेगा। कैसे, मिसाल के तौर पर मेरे पास वाटर है, तो वाटर का मेरे पास बनता था 18, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, 18 के आगे क्या लिखेंगे आप, AMU। क्यों, क्योंकि उसने पूछा हुआ है एक मॉलिक्यूल का मास, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 MU, लेकिन उसने कहा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो फिर आप लिखोगे 18 ग्राम। तो यही 18 ग्राम आपके पास किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। और इसी तरह आप ये तमाम कंसेप्ट अप्लाई करोगे। अच्छा, अब आपके जो बुक में है टॉपिक है 1.5.1, ये एक नया टॉपिक है, और इसमें टॉपिक में लिखा हुआ है मोल मास कैलकुलेशन। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उसके लिए बहुत इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। ये इतना इजी मैं आपके लिए रखूंगा कि आप लोगों को जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होगा। बेसिकली ये बात आप लोगों ने समझनी है, वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपको देंगे नंबर ऑफ मोल, और आपसे कहेंगे कि हमें कैलकुलेट करके दें कि इसके अंदर मास कितना होगा। अब समझिएगा, मास कौन सा, ग्राम एटॉमिक मास, बस ये बात याद रख लेनी है। ग्राम एटॉमिक मास आपसे पूछेंगे, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछेंगे, या आपसे कहेंगे ग्राम फार्मूला मास, और वो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा, ग्राम फार्मूला मास। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए मुझे कहा जाए मेरे पास एक सोडियम का एटम है, और आपको कहें कि सोडियम का 1 मोल है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपसे कहें कि इसका मास मालूम करें, आप क्या करोगे, आप सोडियम का मास नंबर याद रखोगे 23। अगर आपने इस 23 के साथ लगा लिया AMU, तो इसका मतलब यह है, आपने अभी पता है क्या कैलकुलेट किया, आपने एक सोडियम के एटम का मास कैलकुलेट किया, वो था हमारे पास 23 AMU। इसी 23 के साथ आप लोग लगा लो ग्राम, तो पता है आपने अभी क्या कैलकुलेट कर दिया, 1 मोल ऑफ सोडियम का मास।
सोडियम एटम, अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम में लूं, उसका मास कितना होगा? 23 ग्राम। यही तो मोल मास कैलकुलेशन है। 1 मोल में कितना है आपने मालूम कर लिया, 23 ग्राम है। अब मैं वैल्यूज को चेंज करूं, मैं कहूं 2 मोल। 2 मोल ऑफ सोडियम एटम है मेरे पास। तो जरा गौर कीजिए ना, मैं कॉमन मैथ कैलकुलेशन, 1 मोल का से 2 मोल किया, इसका मतलब मैंने डबल कर दिया, तो मास भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 23 का डबल क्या हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 ग्राम। वेरी सिंपल। सिमिलरली अगर आपसे मैं कहूं 1 मोल ऑफ वाटर के लिए मालूम करके दें, तो वाटर के लिए अगर आप उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 × 1 AMU प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मास नंबर, 16 × 1 AMU। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 18 AMU। इसी 18 AMU के साथ आप लिख लो 18 लिखो और AMU को खत्म करो, उसकी जगह लगा लो ग्राम। तो आपने बेसिकली अभी क्या कैलकुलेट कर दिया? 1 मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल का मास। अगर आपको 1 मोल दे दे वाटर के मॉलिक्यूल, तो आपके पास उसका मास कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। अब मैं क्या करूं, मैं कहूं मेरे पास जो मोल है वो हो गया मेरे पास 1.5 मोल। अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, समझिएगा। अगर मैं इसको टुकड़ों में डिवाइड करूं तो मेरे पास 9 ग्राम हो, अगर इस केस की बात करूं 9 ग्राम हो तो वो 0.5 मोल है, और 18 ग्राम हुआ तो वो मेरे पास 1 मोल है। तो अब और कीजिए, इसका मतलब यह है कि 0.5 मोल के लिए हमारे पास मास कितना बढ़ जाता है? 99 ग्राम बढ़ जाता है। तो आप जब आंसर निकाल के देखोगे कि 1.5 मोल के अंदर कितना मास होगा, अगर आप ये कैलकुलेट करोगे 1.5 मोल के अंदर कितना मास होगा, जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बन जाएगा 27 ग्राम। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फार्मूले के जरिए। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल उसने हमें दिए हुए हैं कितने? 1.5 मोल। मोलर मास ऑफ वाटर मैंने अभी निकाला, कितना है? 18 ग्राम। और मास इन ग्राम मैंने मालूम करना है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके अभी देख लो तो आपके पास आंसर आएगा 27 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास मास और मोल की कैलकुलेशन। वेरी सिंपल है, अगर आपको मोल दिए हो और आप उसमें मास को कैलकुलेट करके दें। अब इसी तरह ये मुख्तलिफ है, मैं कुछ को सॉल्व करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीजें समझ आ जाए। अच्छा, अब ये चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो अब आप मजीद एक दो चीजें और करवा रहा हूं। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक है, वो है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। अगर चीजें समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसको मजीद एक्सप्लेन करें, तो फिर मैं इस पे प्रॉपर मजीद जो है तो लेक्चर इस पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। मेरा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि कोर कंसेप्ट सीख लीजिए, क्योंकि कोर कंसेप्ट ही असल बुनियाद होती है किसी टॉपिक की। अगर आपको वो चीज समझ आ जाए तो फिर बाकी तमाम चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन क्या है? आपसे कहा जाए कि हमारे पास 1 मोल है किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फार्मूला यूनिट का, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? तो आपको मैंने बताया था उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। एक बात। अब इससे पहले कि मैं मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन करूं, एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल के एतबार से एक और भी है, वो है गिवन पार्टिकल, कि आपको पार्टिकल की तादाद कितनी दी गई है और उसको आप डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स पे। ये नंबर ऑफ मोल को फाइंड करने का एक और भी फार्मूला है। एक फार्मूला ये है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फार्मूला ये है कि गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। मुझसे कहा जाए कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फर एटम है, कार्बन एटम है, क्लोरीन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कोई भी XYZ एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और उनकी तादाद कितनी है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। अब 1 मोल ऑफ सल्फर हो, क्लोरीन हो या कार्बन हो, तो उसका मास नंबर कितना बनता है? मतलब मान लीजिए इसमें सल्फर कहूं तो सल्फर का मेरे पास आएगा 32 एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन उसको अगर मैं लिख लूं ग्राम में तो ये तो मेरे पास मोल बन जाता है। तो ये है मोल मास, मोल पार्टिकल की कैलकुलेशन के हवाले से आपने बुनियादी बात याद रख लेनी है। इसके अलावा कोई मुश्किल पॉइंट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दिस इज ऑल अबाउट यूर ऑल टॉपिक्स। ये वो तमाम टॉपिक्स है जो मैंने बुनियादी तौर पे कुछ इसकी मैंने कहा था कि मैं की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं।
अब जो जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आया, जो जो चीजें आपको लेग लग रही हैं कि आपको ये चीज मजीद एक्सप्लेन कर लेनी चाहिए, तो मुझे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर इसको मजीद थोड़ा सा पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे। बिल्कुल हिचकिचाए मत, आप ओपनली क्वेश्चंस करें, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी साथ साथ दे दिया जाएगा। मैं कम्युनिटी में इसके एतबार से कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालूंगा, मॉल पार्टिकल कैलकुलेशन, मॉल मास कैलकुलेशन के एतबार से आप उनको सॉल्व करके अपने आप की असेसमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।